आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मैं आज अपनी बातें मोहम्मद इकबाल साहब की दो लाइनों से शुरू करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब इन लाइनों को मैं बोलता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मेरे शरीर के रोम रोम में, मैं सही बताना चाहता हूं, मेरे शरीर के रोम रोम में राष्ट्रवाद का एक अलख जग जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे इकबाल साहब लिखते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कितनी गजब की बात, कितनी सुंदर लाइनें इकबाल साहब ने लिखा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता इकबाल साहब कि इतनी सुंदर लाइनें आप लिखा करते थे, लेकिन 1930 में जब आप इलाहाबाद अधिवेशन में, यानी मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो आपकी कौन सी समस्या पैदा हो गई कि आप ही ने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और आपने ही मजहब के आधार पर 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, आपने टू नेशन थ्योरी की झलक दिखला दी। और आप ही ने कहा था कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि बात कौन सी सही है। आप मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह कहना चाहते थे कि यह मजहब के आधार पर देश का विभाजन करना चाहते थे। और इकबाल साहब, आपने 1930 में जो नारा दिया, जो झलक दिखलाई टू नेशन थ्योरी की, वो 1940 में लाहौर सेशन में जिन्ना ने कहीं जिंदा कर दिया और पाकिस्तान का प्रस्ताव लेकर आते हैं। और 1947 में आप जिस मजहब की दुहाई देते हैं, 1947 में उसी मजहब के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया। 1947 में कहीं ना कहीं इसी मजहब के आधार पर देश का पार्टीशन हो जाता है। इकबाल साहब, आप तो उस पार्टीशन को नहीं देख पाए, लेकिन हां, आप उसकी बुनियाद 1930 में जरूर आप रख कर चले गए थे। मुझे इस बात का कहीं कहीं बहुत दुख होता है, क्योंकि आप लाइनें बार बार बोला करते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और मैं आपको बताना चाहता हूं इकबाल साहब कि ये जो नींव रखी गई, वो इतनी आगे चलकर कुल मिला के कहीं कहीं खतरनाक साबित हुई कि आप समझ सकते हैं कि आप पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, उसी मजहब के आधार पर कहीं न कहीं लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसी मजहब के आधार पर, उसी बांग्लादेश में डिवीजन जब हो रहा है, पूर्वी पाकिस्तान बन रहा है, तो वहां हिंदू 24% हुआ करता था, आज 8% पर सिमट कर रख गया है। मैं यही तो बात आपको कहना चाहता हूं कि उसी अफगानिस्तान के अंदर जो बुद्धिस्ट लोग थे, वो हिंदू लोग थे, उसी मजहब के शिकार होकर अंततः इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं वही हिंदू रहा करते थे, लेकिन उसी मजहब के आधार पर उनको कन्वर्ट कर दिया गया। बांग्लादेश में भी, चाहे वो कुल मिला के 1971 की बात हो, 1990 की बात हो, चाहे आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, मजहब के आधार पर ही लोगों को नरसंहार किया जा रहा है, मजहब के आधार पर ही लोगों को अत्याचार किया जा रहा है। और इकबाल साहब, बड़ा दुख हो रहा है, आप देख रहे होंगे भारतीय राजनीति में भी जो नेता लोग हैं, वो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बेटियां बट रही हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा कि जब कलकत्ता में कुल ना कि किसी बेटी के साथ गलत होता है, जब अयोध्या में किसी बेटी के साथ गलत होता है, तो हम कहीं ना कहीं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, पार्टी के आधार पर बट जाते हैं और हमारे मुंह में दही जम जाती है। मुझे बहुत दुख होता है कि मजहब के आधार पर यह देश कहां जा रहा है। मैं बस यही कहूंगा कि आम जनमानस से कि आप जागिए, क्योंकि यह देश जो है चंद्रशेखर आजाद का देश था, यह बिस्मिल का देश था, यह अशफाक उल्लाह खां का देश था। यही बिस्मिल की दो लाइनें कहते हुए मैं अपनी बात को कहीं न कहीं समाप्त करूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जो भी तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय राजनीति में कर रहे हैं, जो पार्टियां कर रही हैं, उनका हम कहीं ना कहीं इस प्रकार से उनकी राजनीति बंद करेंगे और उन्हें बोरे के अंदर बंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।